हेलो एंड वेलकम टू ग्रेड अप स्टडी। तो स्वागत है आपका आज के सेशन में। तो आज हम कोई भी मॉक टेस्ट डिस्कस नहीं करने वाले हैं। आज हम डिस्कस ये करने वाले हैं कि आज हमारे हिमाचल प्रदेश में ऐसी कंडीशन क्यों आ गई है कि ये इतनी बड़ी उपाधि हमारे हिमाचल प्रदेश को दी जा रही है। हिमाचल प्रदेश नंबर 1 इन अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज हिमाचल स्टेटहुड डे है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आज के समय ही हमारा हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। और मुझे यह भी पता है कि आज के समय में जो हमारे प्रदेश का युवा है वो खुश नहीं है, वो काफी निराश है, वो डिमोटिवेट है। और इसके पीछे के जो कारण रहे, जो सरकार के कारण रहे या फिर इसके अलावा कुछ और कारण रहे जिसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए था, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वहां पर चूक हुई, जिस कारण से आज हमें ऐसा दिन देखना पड़ रहा है और इतनी बड़ी जो उपाधि है ये हमें दी गई है ये वाली। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये जो उपाधि है ये किसके द्वारा दी गई है। ये उपाधि दी गई है PLFS यानी कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे द्वारा। और इसमें कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश हैज विटनेस्ड द हाईएस्ट ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ 33.9%। ठीक है, यानी कि हमने राजस्थान को भी पछाड़ दिया है और नंबर 1 का जो स्थान है वो अपने नाम कर लिया है। ठीक है, और होना भी था, ये आप सभी को पता है कंडीशन कैसी चल रही है। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक भी डिस्कस करेंगे कि बेशक हाँ, मैं पहले बता देता हूं कि सरकार को जो पेंडिंग रिजल्ट है वो निकालने चाहिए। अभी आपको पता है कि JOIT का 817 है। ठीक है, इसके अलावा कुछ स्कीम्स, कुछ पॉलिसीज निकाली जा रही है और मुझे लगता है कि वो स्टूडेंट के लिए यानी कि स्टूडेंट के फेवर में नहीं है। उनको डिमोटिवेट करने के लिए काफी हद तक वो कामयाब हो चुके हैं पॉलिसीज जो कि सरकार द्वारा निकाली गई है। ठीक है, चाहे वो गेस्ट टीचर हो, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल का ग्राउंड आप सभी को पता है टफ है। तो कई जो एस्पिरेंट है उनके लिए खुशखबरी है क्योंकि वो ऑलरेडी आर्मी की तैयारी कर रहे थे और जो स्पेशली पुलिस लेवल तक ही ग्राउंड को क्लियर कर सकते हैं उनके लिए तो ये एक दुख खबरी ही होगी। ठीक है, तो ये कुछ पॉलिसीज आपको पता है कि नई नई अभी सामने आ रही हैं। इससे पहले आप सभी को पता ही है कि जो है हमारा HPSSC जो है वो निरस्त कर दिया गया था और मुझे लगता है कि वो निरस्त नहीं करना चाहिए था क्योंकि हम स्टाफ को बदल सकते थे, ऐसा मेरा मानना है। बाकी जो सरकार कर रही है वो उनकी तो मर्जी है, लेकिन मुझे लगता है कि स्टाफ को बदल के आप उस चीज को वहां पे रह सकते थे। वेबसाइट ने क्या बिगाड़ा हुआ था? कुछ नहीं बिगाड़ा हुआ था। वहां के जो लोग थे वो हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें लोगों को बदलने की नीड थी, जो स्टाफ है उसको बदलने की नीड थी, ना कि उस बोर्ड को निरस्त करने की नीड थी। और मुझे लगता है कि वो काफी क्लास 3 की वैकेंसीज काफी ज्यादा जो है वो HPSSC के थ्रू ही निकलती थी, जिस वजह से काफी समय से वैकेंसीज नहीं निकली है। 1 साल हो गया। ठीक है, तो ये तो है, ये तो बात है गवर्नमेंट की। लेकिन आज हम थोड़ा सा अलग सेक्टर पे ध्यान देंगे कि ऐसी कंडीशन हमारे हिमाचल प्रदेश में क्यों बनी कि आज का जो हमारे हिमाचल प्रदेश का युवा है वो डायरेक्टली या फिर वो सीधा गवर्नमेंट जॉब पे ही डिपेंड है। इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन क्यों नहीं है? हम आपका ध्यान उस तरफ लेके जाना चाहते हैं ताकि आप भी थोड़ा सा समझें। और अब आपको करना क्या है ऐसी कंडीशन में? आपको ऐसा नहीं कि निराश हो जाना है, घर में बैठ जाना है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, ये मेरी तरफ से आपको एक छोटी सी लास्ट में गाइडलाइन यानी कि जो गाइडेंस होती है वो भी रहेगी। क्लियर है? चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें लिटरेसी रेट, तो जैसे कि आपको पता है कि 2011 में जो हिमाचल प्रदेश का लिटरेसी रेट था वो था 82.80। और अगर हम बात करें आज की डेट में तो 2024 में लगभग जो है वो 90% यहां पर लिटरेसी रेट हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि हमारे हिमाचल प्रदेश में जो युवा हैं, जो अभी युवा पढ़ रहे हैं, यानी कि लिटरेसी रेट बढ़ा है। ग्रेजुएट, इससे भी ऊपर पढ़ने लिखने वाले जो एस्पिरेंट्स वो काफी ज्यादा है, यानी कि यहां पर अब उनको क्या चाहिए? जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए। यानी कि नौकरी की मात्रा यहां पर बढ़नी चाहिए क्योंकि लिटरेसी रेट बढ़ा है। तो लिटरेसी रेट बढ़ा है तो उनको नौकरियां भी चाहिए, तो नौकरी यहां पे निकलनी चाहिए। अब मेरा यहां पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सरकारी डिपार्टमेंट में ही नौकरी निकलनी चाहिए,
रोजगार निकलना चाहिए, रोजगार बनना चाहिए। आजकल अगर हमारे हिमाचल प्रदेश के युवा को रोजगार के लिए किसी दूसरी स्टेट में जाना पड़ रहा है, किसी दूसरी कंट्री में जाना पड़ रहा है, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये हमारे सरकार की नाकामयाबी है, या फिर पिछली, ऐसा नहीं कि करंट सरकार की बात कर रहा हूँ, हमारी सरकार की नाकामयाबी है कि वो हमारे हिमाचल प्रदेश में नौकरियाँ जो है वो पैदा नहीं कर पाई। तो ऐसे कौन-कौन से सेक्टर है जहाँ पर हम यहाँ पर रोजगार जो है वो पैदा कर सकते थे, और मुझे लगता है कि वहाँ पर हमने ध्यान नहीं दिया, जिस कारण से रोजगार आज जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सरकारी नौकरी ही बन के रह गई है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे जो है वो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ जो है वो हिमाचल प्रदेश में बनी हैं, जिस कारण से हमारे हिमाचल प्रदेश का जो लिटरेसी रेट है, अच्छा है, मैं ये नहीं कर रहा, बड़ा अच्छा है, बढ़ना चाहिए और बड़ा भी है, यानी कि एजुकेशन के मामले में काफ़ी अच्छा जो है वो हमारा हिमाचल प्रदेश ग्रो हुआ है लास्ट 13 सालों में। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपको एक आइडिया ज़रूर हो चुका होगा कि पढ़े-लिखे व्यक्ति जो है, पढ़े-लिखे जो लोग हैं वो ज़्यादा हमारे हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं। अब उनको चाहिए नौकरियाँ। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की जो इकोनॉमी है वो डिपेंड किस पे है? आपको पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश की जो इकोनॉमी है, यानी कि पैसा कहाँ से आता है? हिमाचल प्रदेश सरकार को अधिक पैसा कहाँ से आता है? किस सेक्टर से आता है? सबसे पहले अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर से आता है। लगभग 90% जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है हमारे हिमाचल प्रदेश की। और यहां पर एग्रीकल्चर पर काफी सारी स्कीम्स निकाली जाती है, नो डाउट। लेकिन आज की डेट पर हिमाचल प्रदेश ऑर्गेनिक फार्मिंग पर जो है वो अपने आप को सिद्ध नहीं कर पाया है। और मुझे लगता है कि अगर कोई ऐसी स्टेट है जो जिसकी 90% जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, तो मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश का जो है वो जाना माना नाम होना चाहिए हमारे भारत में। तो एग्रीकल्चर पर भी हम जो यहाँ पे रोजगार पैदा कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में हम बात करेंगे आगे कि किस प्रकार से हम एग्रीकल्चर सेक्टर में भी रोजगार पैदा कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी के पास जमीन नहीं होती कि वो खेती कर पाए, और अगर किसी के पास जमीन है तो वो खेती करने लायक भी नहीं होती। आप सभी को पता होगा, सभी गांववासी है, सभी को पता है और मुझे भी पता है। इसके अलावा यहाँ पर टूरिज्म, अब टूरिज्म से भी काफी ज्यादा जो है वो पैसा आता है हिमाचल प्रदेश सरकार को, लेकिन कहीं ना कहीं टूरिज्म में भी कमी रही। जिस प्रकार से टूरिज्म से जितना हमें रोजगार निकालना चाहिए था वो हम नहीं निकाल पाए। हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा आगे जाके। इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी की, तो ये भी एक पार्ट है। और इसके बाद इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज का स्थान लास्ट में इसलिए है क्योंकि आपको भी पता होगा, आज भी अगर हम बात करें सैमसंग, अगर हम बात करें एयरटेल, तो एक कॉल सेंटर भी हमारे हिमाचल प्रदेश में नहीं है। क्लियर है? अगर आपको जाना है तो आपको चंडीगढ़ जाना पड़ेगा कॉल सेंटर के लिए भी, और वहां पर क्या आमदनी आपको दी जाती है आप सभी को पता होगा। एट लास्ट जो है वो 4-5 हजार रुपया ही बचता है क्योंकि वहां पर रहने का खर्चा भी ज्यादा है। तो अगर कोई युवा हमारे हिमाचल प्रदेश का पढ़ा लिखा बाहर जाता है सॉरी, तो 5,000 रुपए अगर वो अर्न करता है और अपने माँ बाप, अपने फैमिली से दूर रह के करता है, तो मुझे बताओ कि क्या उसकी जो पढ़ाई है वो सिर्फ 5,000 रुपए कमाने के लिए ही थी? कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी माता जी नहीं है, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनके पिताजी नहीं है, उनको अपने घर में रह के ही रोजगार चाहिए, अपनी स्टेट में रह के ही रोजगार चाहिए। तो हमें रोजगार अपनी स्टेट के अंदर ही बनाना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई बाहर नहीं जा सकता। और अगर कोई बाहर जा सकता है तो वो सेंटर की जॉब के लिए प्रिपरेशन जरूर करता, यानी कि कर रहा होगा या फिर करता होगा। ठीक है? तो ये कुछ चीजें हैं जहां पर मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश की जो इकोनॉमी है वो डिपेंड है, मुझे नहीं लगता, लेकिन ये डेटा है। ठीक है? 90% यहाँ पर एग्रीकल्चर एंड सेकंड नंबर पर टूरिज्म। क्लियर है? अगर हम नेक्स्ट बात करें एग्रीकल्चर की एग्रीकल्चर में आप सभी को पता है कि हर एक जो डिस्ट्रिक्ट है उसका एक बड़ा फेमस फ्रूट होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं अपने कांगड़ा की, तो कांगड़ा का आम बड़ा फेमस है। बात करूं शिमला की, तो शिमला का सेब बड़ा फेमस है। तो क्या हम इन फ्रूट्स को नेशनल लेवल पे लेके आए हैं क्या? नहीं ला पाए, क्योंकि हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ध्यान नहीं दिया, मुझे ऐसा लगता है।
ऑर्गेनिक फार्मिंग पे हमने ध्यान नहीं दिया। और ऑर्गेनिक फार्मिंग ऐसा नहीं है कि हर कोई कर सकता है। ये एक स्किल है जो कि मुझे लगता है कि स्किल अगर किसी के पास होती तो वो ही यहां पर ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकता है। ठीक है, अब इस पे भी हमें ध्यान देना चाहिए था। एग्रीकल्चर पे ठीक है 90% लोग अब कुछ नहीं कर पाए तो खेती बाड़ी तो करेंगे ना। अगर कोई कुछ ना भी कर पाए अपने जीवन में तो लास्ट में वो खेती बाड़ी जरूर करता है और वो भी अपनी जमीन पे करता है। लेकिन हर कोई नहीं कर सकता क्योंकि हर किसी की जमीन एक जैसी नहीं होती और उसकी जो फर्टिलिटी है वो भी एक जैसी नहीं होती। ठीक है, तो एग्रीकल्चर यानी कि हमें एग्रीकल्चर पर कुछ ऐसा करना चाहिए था कि हाँ हम ऑर्गेनिक फार्मिंग पे अपना ध्यान दे सकते थे। इसके अलावा आपको पता है कि दिल्ली में बैठा हुआ इंसान केसर की खेती करता है, केसर को प्रोड्यूस करता है। तो हर कोई नहीं कर सकता, उसने सीखा हुआ है कि कैसे मैं केसर का की प्रोडक्शन दिल्ली में बैठे बैठे कर सकता हूं। तो ये एक स्किल है। तो इस स्किल को सिखाने का काम किसका था या फिर है? तो ये मुझे लगता है कि सरकार का काम है कि हाँ हम आपको स्किल स्किल जो है वो सिखाएंगे और इस स्किल के बेस पर आप हिमाचल प्रदेश में नहीं तो आप कहीं बाहर जाकर जॉब प्राप्त कर सकते हैं और अपनी जो जीवन है उसको अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं। तो ये है, यहाँ पर हमें स्किल चाहिए थी और अपने हिमाचल प्रदेश को एक नेशनल लेवल पर हम लेके जा सकते थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे टूरिज्म। अब टूरिज्म में पहले मैं आपको बता दूं कि आपने एक ना छोटी सी एड जरूर देखी होगी। वो जो एड थी वो अमिताभ बच्चन जी की थी और वो कहते हैं कि कभी आके तो देखो हमारे गुजरात में। जरूर आपने देखी होगी और उसमें वो गुजरात के टूरिज्म की प्रमोशन कर रहे थे। आपको बताया हमारे हिमाचल प्रदेश में काफी सारे सेलिब्रिटीज हैं। द ग्रेट खली सिरमौर से हैं, यामी गौतम हैं, ठीक है, उसके बाद कंगना रनावत जी हैं, इसके अलावा और भी काफी सारे सेलिब्रिटीज हैं, अनुपम खेर जी हैं। तो क्या हमने उनके माध्यम से, क्योंकि सेलिब्रिटीज के माध्यम से ही काफी अच्छी जो है वो प्रमोशन हो सकती है, तो क्या हमने उनके माध्यम से प्रमोशन करवाई अपने हिमाचल प्रदेश के टूरिज्म की? आपको बताया हमारा हिमाचल प्रदेश देवों की भूमि है। इसके अलावा हमारे हिमाचल प्रदेश का जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है वो काफी अच्छा है, जो कि बाहर से किसी भी इंसान को लुभाने के लिए काफी यानी कि पर्याप्त है वो। तो अगर बाहर का टूरिज्म यहां पे आ रहा है तो कहीं ना कहीं रोजगार जरूर बनेगा। अगर बड़े बड़े होटल बनाए जाएंगे तो उन होटल को चलाने के लिए उनको चाहिए रोजगार, यानी कि उनको टीम चाहिए। जब टीम होगी तब जाके रोजगार बनेगा और रोजगार बनेगा तब जाके वहां पर कोई बंदा बैठेगा। तो इस चीज पर हम मुझे लगता है कि ध्यान हमें देना चाहिए था, हिमाचल प्रदेश सरकार को ध्यान देना चाहिए था। आगे बात करेंगे नेक्स्ट, इंडस्ट्रीज। आपको पता ही है कि इंडस्ट्रीज कुछ इतनी खास है नहीं। अगर होती तो बद्दी के अलावा भी कुछ और ऐसे इलाके होते जहां पर हमारे प्रदेश का युवा जा सकता था और नौकरी कर सकता था और वो भी अच्छे पैसे वहां पे जाके कमा सकता था। लेकिन अगर मैं किसी भी फील्ड में जाऊं तो मेरे अंदर कोई ना कोई स्किल जरूर होनी चाहिए। और नेक्स्ट मैं स्किल पर ही आपको लेके जाऊंगा कि स्किल क्यों इंपॉर्टेंट है। पहले मैं इसकी बात करूंगा इंडस्ट्री की। तो देखो इंडस्ट्री में क्या है कि इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। बाहर के जो लोग हैं जिनकी फैक्ट्रीज होंगी, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, आपको पता भी होगा जब प्रेसिडेंट रूल लगा था J&K में, तो किस प्रकार से कश्मीर में लोगों ने इन्वेस्ट किया, कितनी बड़ी बड़ी वहां पे जो है वो चीजें बनना स्टार्ट हो गई। इन्वेस्टर्स को वहां पे यानी कि इन्वेस्ट करने के लिए कहा गया। तो ये गवर्नमेंट का एक मुझे लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि किस प्रकार से हम किसी दूसरे पर्सन को, इन्वेस्टर्स को लुभाएं कि हाँ आप भी हमारे हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इंडस्ट्रीज में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके अलावा अगर हम बात करें एक और चीज जो कि न्यूज मैंने आज ही देखी है, ठीक है, अमर उजाला से ये हमने जो न्यूज है वो पिक करी है, मैं पहले बता देता हूं। और इसमें कहा गया है कि हिमाचली युवाओं को विदेशों में भी नौकरी दिलाएगी सरकार, सीएम सुक्खू ने अधिकारियों को दिए निर्देश। मैं वही कह रहा हूं ना कि अपने स्टेट में ही रोजगार नहीं है, अपनी स्टेट में रोजगार ही नहीं है। रोजगार मतलब ऐसा नहीं कि सरकारी। अब बताओ कि प्राइवेट सेक्टर में रोजगार ही नहीं है तो स्टूडेंट के लिए सिर्फ एक ही डायरेक्शन बचती है और वो है गवर्नमेंट जॉब।
वो क्या है? गवर्नमेंट जॉब है। और आज के टाइम पर कुल 9 लाख लोगों ने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पे अपना नाम रजिस्टर करवाया है। तो मुझे बताइए कि क्या सभी को जॉब मिलना पॉसिबल है? नहीं है। सभी को जॉब नहीं मिल सकती, सरकारी जॉब। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो जॉब नहीं ले पाए सरकारी जॉब, तो क्या उनके लिए सरकार कुछ कर रही है क्या? मेरा सरकार पे कोई सवाल नहीं है। मैं जस्ट ऐसे बता रहा हूं कि सभी लोग सरकारी नौकरी नहीं ले सकते। तो जो नहीं ले सकते उनके लिए क्या है? हमारे स्टेट में क्या है? तो मुझे लगता है कि उस तरफ ध्यान हमें देना चाहिए ताकि जो रोजगार है वो हमारे हिमाचल प्रदेश में भी बन सके। तो अगर अब मैं यहां पर लेके आता हूं, अब देखो आपके सामने ही है, सीएम जी बाहर भेजने की तैयारी कर रहे हैं और आपको पता होगा कि बाहर कौन-कौन जाना चाहता है। ठीक है? देखिए सिंपल सी बात है अगर हम मैं आपको ना एक थोड़ा-सा सलाह दे रहा हूं। ठीक है? आपको मैं थोड़ी-सी गाइड कर रहा हूँ कि आज के समय में आपको अपने आप को कैसे क्या करना है, सिक्योर करना है। अब देखो एज़ ए बड़ा भाई मैं आपको एक गाइडेंस दे रहा हूँ कि अब प्रेज़ेंट सिचुएशन में आपको करना क्या है। ठीक है? देखो बेशक आपने तैयारी करी है, आपने 2 साल लगाए हैं, 3 साल लगाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने प्रिपरेशन करी है और प्रिपरेशन आप सभी को करनी चाहिए क्योंकि अगर आपके पास अपॉर्च्युनिटी है कि हाँ, आप सरकारी नौकरी कर सकते हैं, तो कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। कोशिश इतनी करनी चाहिए कि हाँ, मैंने अपने पूरे एफर्ट लगाए लेकिन उसके बावजूद भी अगर मैं नहीं होता हूँ, तो इसमें मेरा कोई भी दोष नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कितना ज़ोर लगाया है। मुझे अपने जो मैंने यहाँ पर टाइम लगाया है, ज़ोर लगाया है, डेडिकेशन लगाई है, वो 100% थी। आपका सिर्फ़ एक ही है कि मुझे 100% जो है, वो डेडिकेशन देनी है किसी अपनी तैयारी के लिए, अपनी प्रिपरेशन के लिए। अगर आप 100% डेडिकेशन नहीं देते हो, उसके बाद अगर आपको जॉब नहीं मिलती है, तो उसके पूरे के पूरे जो दोषी है वो आप ही है क्योंकि आपने फुल डेडिकेशन से प्रिपरेशन नहीं करी। लेकिन सभी को फुल डेडिकेशन से प्रिपरेशन ज़रूर करनी चाहिए। ज़रूर करनी चाहिए अपनी लाइफ में क्योंकि आपके पास एक अपॉर्च्युनिटी है कि हाँ, आप सरकारी जॉब कर सकते हैं और अगर मिलती है और हमारे हिमाचल प्रदेश में अगर किसी को सरकारी जॉब मिल रही है, तो अपने स्टेट में रह के ही आपको क्या करना है, जॉब करनी है और आप अपने स्टेट में रहेंगे और आप अपने घर भी कभी-कभार जा सकते हैं, जो भी आपकी जॉब होगी उसके अकॉर्डिंग। क्लियर है? तो आपको कम से कम 1 साल या फिर 2 साल ज़रूर लगाने चाहिए, लेकिन सही डायरेक्शन में आपको लगाने चाहिए। सही डायरेक्शन में अगर आपको लगाना चाहिए और अगर आप सही डायरेक्शन पे प्रिपरेशन नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपके 4 साल निकल जाएँगे ऐसे ही। क्योंकि सही डायरेक्शन में अगर हम अच्छे से तैयारी करें, तो मुझे नहीं लगता कि 1 साल में आपकी तैयारी नहीं होगी, इवन 6 महीने में भी आपकी अच्छे से तैयारी जो है, वो हो सकती है। इसीलिए हमारे जो कोर्सेज़ होते हैं, वो काफ़ी बड़े-बड़े होते हैं, 6 महीने के कोर्स होते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट करवा दिया और 4 महीने आपने सिर्फ रिकॉर्डिंग देखनी है, नहीं। हम अच्छे से सिलेबस को कंप्लीट करवाते हैं, बच्चों को एनालाइज़ करते हैं, उनको कहते हैं कि रिवीज़न करो, अच्छे से रिवीज़न करो, मॉक टेस्ट होते हैं। और उनको समय देते हैं हाँ, कि आपके पास समय है, आप इसको रिवाइज़ करो, पढ़ो। ऐसा नहीं है कि एक तरफ से पूरा पढ़ा दो, बाकी वो याद करे या ना करे, उनसे हमें कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं होता। हम प्रॉपर उतना ही उनको बढ़ाते हैं जितना वो उसको ग्रैस्प कर सके। तो ये ग्रेड अप स्टडी की क्वालिटी है और जो जुड़े हुए हैं उनको तो पता ही है। तो ये है कि आपको अपने लाइफ में एक बार ज़रूर प्रिपरेशन करनी चाहिए, वो भी अच्छे ढंग से करनी चाहिए, सही डायरेक्शन में और सही गाइडेंस के साथ करनी चाहिए। क्लियर है? और अब देखो, अब ऐसा नहीं कि आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि मैंने सरकारी जॉब करनी है। नहीं, आपको इस टाइम पर एक बैकअप ज़रूर रखना है। बैकअप क्या रखना है, ये मैं आपको बता देता हूँ। आज के समय में बैकअप बड़ा ज़रूरी है। लोग कहते हैं कि नहीं, एक तरफ ही ध्यान दो। अब मुझे बताइए कि अगर उस तरफ नहीं हुआ, तो फिर क्या मेरी लाइफ का कोई ज़िम्मेदार है? नहीं है। ठीक है? मोटिवेशन कुछ हद तक ठीक लगती है, लेकिन जो ऐसे ही है, उसको बोलते हैं आँखें बंद करके मोटिवेट हो जाना बिना किसी सोचे समझे, तो वो तो फिर बेवकूफ़ बनाने वाली बात होती है। ठीक है? तो आज के समय में आपके पास एक बैकअप ज़रूर होना चाहिए और मुझे लगता है कि आज के समय में जो स्किल है, इससे बड़ा बैकअप
मुझे लगता है कि कोई भी नहीं है। अगर आपके पास कोई एक अच्छी स्किल है, आपके पास कोई आज के समय में अच्छी स्किल है, तो मुझे लगता है कि इस स्किल के बेस पे आप अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में आपको वर्कर की तरह काम करने की नीड नहीं होगी, लेकिन उसके लिए आपके अंदर स्किल होनी चाहिए। ठीक है? आपने एनालाइज़ ज़रूर किया होगा कि आजकल ये जो छोटे-मोटे जो टॉपिक्स हैं, ये क्यों ऐड किए जाते हैं? जैसे कि आईटी टूल, क्यों ऐड किया गया एचआरटीसी के सिलेबस में? कि वो जो स्किल है, वो आपके अंदर होनी चाहिए। वो चीज़ आप ऑटोमैटिकली सीख के आओ, अगर कोई सीखेगा, तभी हम उसको सरकारी नौकरी देंगे, एचआरटीसी का कंडक्टर बनाएँगे। कौन-सी? आईटी टूल। आईटी टूल के अंदर आपने क्या पढ़ा? बेसिक चीज़ें एचआरटीसी के बारे में। आपने क्या पढ़ा? आपने जो है वो फर्स्ट एड पढ़ी कि अगर कोई किसी कारणवश किसी को कुछ हो जाता है, तो आप किस प्रकार से उसकी मदद करेंगे, किस प्रकार से उसको बचाएँगे। तो ये एक स्किल है कि आप कैसे बचा सकते हो किसी भी दूसरे इंसान को। तो सरकार को भी स्किल्ड पर्सन ही चाहिए। आप ऐसे आ जाते हो टेस्ट पास करके, सरकार आपको सिखाएगी फिर, तो उसमें मुझे लगता है कि सरकार का नुकसान है और सरकार का टाइम उस पे लगेगा। इसीलिए सरकार ऐसे टॉपिक डालती है, इसीलिए बोर्ड ऐसे टॉपिक उसमें इंक्लूड करता है कि वो जो क्वालिटी है वो आपके अंदर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर पुलिस कांस्टेबल अगर कोई बनेगा, तो पुलिस कांस्टेबल के अंदर कौन-कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, कौन-कौन सी स्किल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए उसको सेक्शन थोड़े बहुत पता होने चाहिए, जो गवर्नमेंट जो नॉर्मल से जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं कि भाई जब अगर आपको ट्रैवल करना है, तो ट्रैवल करते समय मैं छोटा-सा आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप चप्पल का यूज़ नहीं कर सकते, उसका भी चालान है। तो अगर आपको खुद ट्रैफिक रूल पता होंगे, तब जाके आप आगे जाके किसी दूसरे का चालान काट सकते हैं। तो यही डिमांड है किसकी? गवर्नमेंट की कि हमें प्री स्किल्ड पर्सन ही चाहिए अपनी इस सरकारी यानी कि पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो सरकार भी आपसे स्किल ही मांग रही है। तो यही स्किल जो है वो आपका एज़ ए बैकअप भी काम करेगी और इस स्किल के बेस पर आप कुछ भी काम कर सकते हैं। हमारे पास जो ऑफलाइन एस्पिरेंट्स आते हैं उनको मैं कहता हूँ कि आप बेशक आओ, हम और आप मिलकर तैयारी अच्छे से करेंगे। करेंगे पूरे एफर्ट से करेंगे। हम तो पूरे एफर्ट लगाते हैं। अगर सामने वाला नहीं लगाता है तो वो उसकी कमजोरी है। वो फुल डेडिकेशन नहीं दे रहा है। ठीक है, तो वो उसकी कमजोरी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं मोटिवेट करूँगा, तो 1 दिन के लिए मोटिवेट होगा, 1 हफ्ते के लिए होगा, फिर वो वैसे ही नॉर्मल हो जाएगा। तो मोटिवेशन अंदर से आती है भई, मोटिवेशन कंडीशंस मैं किस किस कंडीशन में रहा हूँ, तो उससे मोटिवेशन आती है। अपने माँ-बाप को देख के मोटिवेशन आती है। मोटिवेशन कोट से मोटिवेशन नहीं आती। तो हम मैं उनको भी कहता हूँ कि भई कुछ ना कुछ स्किल जो है वो आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। मेरे पास एक लड़का आता है, वो कहता है सर मैंने 6 महीने लगाने अच्छे से, 1 साल लगाना मैक्सिमम। उसके बाद मैंने वेब डिज़ाइनिंग का जो है वो स्किल सीखनी है कि कैसे ये चीज़ करते हैं। बेशक मुझे 1 साल लगाना पड़े, बेशक मुझे 2 साल लगाने पड़े। तो उस 22-23 साल के लड़के के अंदर इतनी सोच है कि हाँ, मैंने इतना टाइम लगाना है, अच्छे से लगाना है, रोज़ डेली आता है, अच्छे से पढ़ के आता है। डेडिकेशन पूरी है उस लड़के की। लेकिन हाँ, बैक एंड में उसके एक बैकअप ज़रूर है कि हाँ, सर अगर नहीं होता है बाय चांस क्योंकि सभी को नहीं मिलती, सभी को पता है। लेकिन उसके बाद अगर नहीं मिलती तो मैं क्या करूँगा, मैं वेब डिज़ाइनिंग का जो है वो एक स्किल सीखूँगा और उस बेस पे मैं काम करूँगा। बाहर जाके तो मैं इतना कमा सकता हूँ कि हाँ, मैं अपने माँ-बाप का ख़्याल रख सकूँ, खराब टाइम पर भी। तो ये चीज़ आपके अंदर ज़रूर होनी चाहिए। स्किल कोई ना कोई अच्छी-सी सोचो कि हाँ, ये मैं कर सकता हूँ और मुझे अगर मैं इस पे थोड़ा-सा टाइम देता हूँ, तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे तरीके से मैं आगे जाके अपनी लाइफ़ को सिक्योर कर सकता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, उसका नाम मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन कहानी मैं उसकी सुनाऊँगा आपको, ठीक है? फ्रेंड है, स्कूल टाइम का फ्रेंड है मेरा। अच्छा उसने बीएससी करी मेरे साथ, साइंस में बीएससी उसने करी और बीएड भी उसने मेरे साथ करी, लेकिन मुझे लगता है जहाँ तक मैं सोच पाता हूँ क्योंकि उसने आई थिंक 7th-8th में कंप्यूटर ले लिया था। तो उसकी कंप्यूटर की नॉलेज काफ़ी ज़्यादा थी, मेरी नहीं थी, उसकी थी और ये चीज़ मैंने उसके अंदर देखी। तो वो कंप्यूटर लाइन में काफ़ी बेहतर कर सकता था अपनी लाइफ़ में, लेकिन नहीं, उसने बीएससी करी साइंस में, अब साइंस में होती है, उसने बीएससी करी, उसके बाद उसने बीएड करी और आज के समय में
वो एक प्राइवेट नौकरी कर रहा है, वर्कर बेस्ड। खुद सोचो कि अगर उसने कंप्यूटर सेक्टर में या फिर कोई डिग्री की होती या फिर कोई स्किल सीखी होती, तो आज के समय में क्या वो अच्छा खासा पैसा नहीं कमा रहा होता? इसका मतलब क्या हुआ कि सही गाइडेंस उसको नहीं दी गई। कहते हैं ना कि हाँ, हवा चली दी है कि बीएससी करो तो सभी बीएससी ही करो। क्यों? ठीक है? तो जिस चीज़ में रुचि है, तो उस चीज़ में आपको आगे सोचना पड़ेगा, क्योंकि भेड़-चाल अगर आप जा रहे हो तो एट लास्ट आपको निराशा ही हाथ मिलेगी और कुछ नहीं आएगा। बाकी कंडीशन आपने हिमाचल प्रदेश की ज़रूर देख ली होगी। तो एज़ ए ब्रदर, एज़ ए मेंटर, मेरा सिर्फ़ आपसे यही गुज़ारिश है कि ठीक है, आप तैयारी कर रहे हैं और इस समय हमारे हिमाचल प्रदेश की सरकार भी कुछ नहीं कर रही है। लेकिन आपको एक चीज़ और सोचनी पड़ेगी, वो है स्किल, बैकअप, कि बेशक जैसी भी कंडीशन हमारे हिमाचल में प्रदेश में आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इस स्थिति से बाहर निकल जाऊँगा, ये आपको सोचना पड़ेगा। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बाकी ग्रेड अप स्टडी पहले भी आपके साथ था, आज भी इस खराब टाइम पर भी हम आपके साथ खड़े हैं और जो भी हमसे बन पा रहा है, वो हम कर रहे हैं। और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं पर्सनली उनको पता है। क्योंकि हम जो करते हैं बैकएंड में, वो हम शो ऑफ नहीं करते कि हाँ, हमने आपके लिए ये कर दिया, हमने आपके लिए ये कर दिया, नहीं। हमने जो किया है, मुझे पता है हम क्या कर रहे हैं, मुझे किसी को दिखाने की नीड नहीं है। तो बस यही मैंने आपसे कहना था और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे प्रदेश का युवा इतना कमज़ोर नहीं है कि वो अपने आप को डिमोटिवेट करे, निराश होके बैठ जाए। नहीं, वो आज भी जुटा है और अपने माँ-बाप, अपनी लाइफ के बारे में वो आज भी सोचता है और कहीं न कहीं वो इस बुरे टाइम से भी निकल जाएगा, क्योंकि आगे जाकर आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने पेरेंट्स के प्रति भी है। लेकिन आप खुद सोचो कि आगे जाके आपके बच्चे भी होंगे तो उस उन बच्चों के लिए भी आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से बन जाती है। ये आपको अभी से सोचना है कि अगर मैं इस कंडीशन से गुज़रा हूँ, तो मुझे आगे जाके अपने बच्चों को ऐसी कंडीशन में नहीं देखना है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये भी आपको आज से सोचना पड़ेगा। तो बस यही मैंने आप सभी से कहना था और मुझे विश्वास है कि आप मेरी बातों को अमल में लाएँगे और सरकार से गुज़ारिश भी है कि हमारे प्रदेश का युवा इतना कभी पहले ऐसी कंडीशन नहीं आई कि साल, डेढ़ साल हो गया, कोई नोटिफ़िकेशन नहीं निकली। अगर निकल रही है तो नई-नई पॉलिसीज़ सामने आ रही हैं। पेंडिंग रिज़ल्ट निकल ही नहीं रहे हैं। और ऊपर से ऐसी-वैसी न्यूज़ आ रही है, ठीक है, ऐसे मंत्री, वैसे मंत्री। तो सब कुछ मिला के हालात खराब है हमारे युवाओं के लिए। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप दिल से ज़रूर स्ट्रॉन्ग होंगे और कोई अच्छा निर्णय लेंगे, अच्छा विचार करेंगे और हाँ, स्किल की तरफ आप थोड़ा-सा सोच-विचार ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।